सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार सोनी एजुकेशन क्लासेस में। और आज है साथियों आपकी 7 जून। और आज हम लोग 7 जून से बनने वाले जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा प्रैक्टिस है और डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आप सभी साथी पूरी क्लास में आखिरी तक बने रहिएगा। तो चलिए साथियों, पहले एक बार मैं आपको फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 6 जून के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। और एक मात्र साथियों, इस क्लास की जो पीडीएफ है ये आप सभी रिवीजन के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो लास्ट क्लास के अंदर साथियों हम लोगों ने पढ़ा था कि अभी किस देश ने अपनी पहली जो अंतरिक्ष एजेंसी है ये शुरू की है। दक्षिण कोरिया ने। क्योंकि साथियों जो दक्षिण कोरिया है इसने 2045 तक मंगल ग्रह पर उतरने की योजना बनाई है। इसके बाद मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन पढ़ाया था कि अभी क्यूएस के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी की गई थी 2025 की। इसमें किस भारतीय संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था? तो आईआईटी बॉम्बे ने। लेकिन साथियों जो आईआईटी बॉम्बे ये भारत में तो प्रथम स्थान पर था, लेकिन ओवरऑल ये 118वें स्थान पर था। अभी किस बॉलीवुड सिंगर को ब्रिटेन के अंदर मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? तो ये कैसे थे बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम को। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसकी भी जो कार्यवाहक अध्यक्ष है ये कौन बनी थी? तो विजया भारती सयानी। और इसी के साथ साथ ये हो याद रखिएगा कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है इसके अध्यक्ष का जो कार्यकाल है ये कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का, या फिर 70 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि भी लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम आए थे 4 जून को। इसमें किस गठबंधन को बहुमत प्राप्त हुआ था? तो ये तो सिर्फ एनडीए गठबंधन को। और इसी के साथ साथ ही मैंने आपको पढ़ाया था कि पूरे देश में लोकसभा के चुनाव थे, लेकिन 4 ऐसे राज्य थे जिनमें विधानसभा के भी चुनाव थे। और ये 4 राज्य कौन कौन से थे? तो एक तो था सिक्किम, दूसरा था अरुणाचल प्रदेश, तीसरा था उड़ीसा और चौथा था आंध्र प्रदेश। और इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि अभी उड़ीसा विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों में किसकी जीत हुई थी? तो बीजेपी पार्टी की। और इसके साथ साथियों जो पहले मुख्यमंत्री थे नवीन पटनायक, जो कि सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर रहने का रिकॉर्ड इनके नाम हो चुका है। और ये कब तक मुख्यमंत्री रहे इस पद पर? तो 24 सालों तक। और इन्होंने क्या है कि अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हाल ही में भी आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजों में किसकी जीत हुई थी? तो तेलुगु देशम पार्टी के। और जो तेलुगु देशम पार्टी है इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष साथियों चंद्रबाबू नायडू। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में अभी किस दल को बहुमत मिला था? तो बीजेपी पार्टी को। और जो सिक्किम विधानसभा चुनाव है इसमें किस दल को बहुमत मिला था? तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी को। और अभी 9 जून को जो सिक्किम के मुख्यमंत्री थे प्रेम सिंह तमांग ये फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक दिवस पढ़ा था कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है यानी कि वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ये हर साल कब मनाया गया? तो 5 जून को। किसने भी न्यूयॉर्क इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता था? तो सान्या मल्होत्रा ने। अभी जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है इसने T20 पुरुष विश्व कप 2024 के विजेताओं के लिए कितनी पुरस्कार राशि आवंटित की है? तो $2.15 मिलियन की। और जबकि लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था कि जो नाडा है यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, इसने भी संदीप कौर पर डोपिंग मामले में 10 साल का प्रतिबंध लगाया था। आपको ये बताना था कि इनका जो संबंध है ये किस खेल से था? तो ये साथी पावर लिफ्टर थी संदीप कौर। और इन पर अभी नाडा ने क्या है कि 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। आई होप साथी आपको 6 जून के सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन क्लियर होंगे। अब हम लोग आज के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। तो आज का साथियों आप लोगों से पहला क्वेश्चन पूछ रहा है जो कि अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है।
अभी जो भारतीय विदेश व्यापार संस्थान है यानी कि IIFT, इसके भी जो कुलपति हैं इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नाम याद रखेंगे साथियों आप लोग ऑप्शन नंबर बी यानी कि राकेश मोहन जोशी। देखिए साथियों ये जो राकेश मोहन जोशी हैं इनको भी वाणिज्य मंत्रालय के तहत एक प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल जिसका नाम है IIFT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसके कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। और इन्होंने कब से पदभार संभाला है? तो 5 जून से। अब बात करते हैं हम लोग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो इसके साथ ही जो स्थापना है ये 2 मई 1963 को हुई थी। इसका मुख्य परिसर क्या है? तो नई दिल्ली के अंदर। लेकिन वर्तमान में इसके निर्देशक कौन है? तो प्रो सत्येंद्र भाटिया। अब आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि आपका अपॉइंटमेंट से संबंधित रहने वाला है। तो आज का साथी आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी जो दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण है इसका जो अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया है? नाम है साथियों इनका सुशील कुमार सिंह। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ये साथियों आपके सामने इमेज में सुशील कुमार सिंह जिनको भी दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अच्छा ये इस पद पर कब तक रहने वाले हैं? तो साथ ही जो सुशील कुमार सिंह है ये 31 जनवरी 2027 तक इस पद पर रहने वाले हैं। यदि आप लोग इसे पूछे कि सुशील कुमार सिंह ने स्थान किसका लिया है तो इन्होंने SK मेहता का स्थान लिया है जो कि 5 वर्ष के कार्यकाल के बाद अप्रैल में अभी सेवानिवृत्त हुए थे। अब बात करते साथियों हम लोग दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के बारे में जिसका पूर्व नाम क्या था? तो कांडला बंदरगाह। और ये जो दीनदयाल बंदरगाह है ये परिचालन की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला वाणिज्य बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन पर साथियों डबल स्टार मार्क करिएगा। ये आज का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले दुनिया के जो पहले व्यक्ति हैं ये कौन बने हैं? नाम है साथ इनका ओलेग कोनोनेंको। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। पहले साथ ही आप लोग एक बार इमेज में देखिए ओलेग कोनोनेंको को। ये रहे साथ ही आपके सामने इमेज में ओलेग कोनोनेंको जो कि रूसी एस्ट्रोनॉट है और ये भी अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले एस्ट्रोनॉट भी बन चुके हैं। लेकिन साथ ही इन्होंने 1000 जो दिन है ये अपनी 5वीं अंतरिक्ष यात्रा में पूरा किए हैं। आप लोगों से ये और पूछ सकता है कि रूस में जो एस्ट्रोनॉट है इनको क्या कहते हैं? तो कॉस्मोनॉट इनको रूस के अंदर कहते हैं। और इनके साथ साथ ही रूसी निकोलाई सू और नासा के जो एस्ट्रोनॉट है लोरल ओरा ये भी गए थे। लेकिन इन्होंने 1000 दिन क्या है कि पूरे नहीं किए। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने का जो रिकॉर्ड है ये ओले कोनोनेंको के नाम है। आप लोगों से ये और पूछ सकता है कि इससे पहले ये जो रिकॉर्ड है ये किसके नाम था? तो रूसी अंतरिक्ष यात्री के नाम जिनका नाम है गेनाडी पडल्का जो कि 878 दिन अंतरिक्ष में रहे थे। और अब ये जो रिकॉर्ड है ये रूस के अंतरिक्ष यात्री के नाम ही हुआ है जिनका नाम है ओले कोनोनेंको जो कि 1000 दिन तक अंतरिक्ष में रहे। अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भी अर्थ केयर जो उपग्रह है ये किसने लॉन्च किया है? तो ये साथी 2 अंतरिक्ष एजेंसियों ने मिलकर लॉन्च किया है। एक तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और दूसरी जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने। तो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों जो अर्थ केयर उपग्रह है यदि आप लोगों से पूछे कि इसे लॉन्च कहां से किया है तो इसे अमेरिका के कैलिफोर्निया से लॉन्च किया है। और इसमें किस लॉन्चिंग व्हीकल का उपयोग किया है? तो फाल्कन 9 रॉकेट का। अच्छा साथियों इसे लॉन्च किया क्यों है? तो बादलों के निर्माण से
पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसी को समझने के लिए इस अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत जो रेड लिस्ट है ये किसने जारी की है? तो ये जो रेड लिस्ट है ये भी इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर के द्वारा जारी की गई है। तो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि साथियों इस रेड लिस्ट में क्या है कि विश्व के 50% से अधिक जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है इसके समक्ष पतन का खतरा बना हुआ है। और इसमें भी साथियों जो दक्षिण भारत के मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है जो कि श्रीलंका और मालदीव के साथ साझा है, इनको गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। और अगर इसके विपरीत देखें तो बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के बांग्लादेश के साथ साझा और पश्चिमी तट के पाकिस्तान के साझा जो मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है इनको कम चिंतनीय यानी कि लीस्ट कंसर्न के रूप में वर्गीकृत किया गया है। बात करते हैं हम लोग इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में। तो इसकी स्थापना जो हुई थी ये 5 अक्टूबर 1948 को हुई थी। और हुई कहां पर था? तो फ्रांसीसी शहर फॉन्टेनब्लियू में। लेकिन वर्तमान में इसका मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के गिलैंड के अंदर। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो नाम इनका रजान अल मुबारक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अभी वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को जो सर्वाधिक एफडीआई है ये किससे मिला है? तो सबसे ज्यादा साथी जो एफडीआई प्राप्त हुआ है ये अभी सिंगापुर देश से प्राप्त हुआ है। तो आंसर याद रखेंगे आप लोग ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथियों भारत को क्या है कि 2023-24 में सिंगापुर से सबसे अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये प्राप्त हुआ है। लेकिन अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो हालांकि आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में सिंगापुर से जो एफडीआई है 31.55% से घटकर 11.77 अरब डॉलर रह गया है। लेकिन सबसे अधिक जो एफडीआई प्राप्त किया है भारत ने सिंगापुर से ही किया है। और इसके बाद दूसरे स्थान पर जो है ये मॉरिशस है जिससे भारत ने दूसरा सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त किया है। बात करते हैं सिंगापुर के बारे में। तो साथियों सिंगापुर की जो राजधानी है ये सिंगापुर के नाम पर ही है, सिंगापुर सिटी। जबकि यहाँ पर करेंसी क्या चलती है? तो सिंगापुरी डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ समझौता किया है? तो ऐसा करने वाला साथी जो राज्य बना है ये बना भी हरियाणा राज्य। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी जो हरियाणा राज्य है इसने भी वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित 10,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इसके लिए साथ ही सतत विकासों के लिए हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना को जो है ये चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। लेकिन पहले चरण में जो है ये हरियाणा से लगा हुआ जो एनसीआर एरिया है यहीं पर इसे लागू किया जाएगा। बाद में धीरे धीरे कर इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया जाएगा। बात करते साथ ही हम लोग हरियाणा के बारे में। तो इसका जो गठन है ये 1 नवंबर 1966 को हुआ था। वर्तमान में इसके नए मुख्यमंत्री अभी कौन बने थे 2024 में ही? तो नायब सिंह सैनी। राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। और राजधानी यहाँ की चंडीगढ़। और यहाँ के साथ ही आप लोगों से लोकसभा की सीट भी पूछ सकता है क्योंकि अभी हाल ही में लोकसभा के चुनाव संपन्न हुए। तो हरियाणा में लोकसभा की सीटें 10, राज्यसभा की सीट कितनी है? तो 5। अगला क्वेश्चन की ओर देखिए, अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कौन से अभियान का शुभारंभ किया है? तो इस अभियान को साथियों इन्होंने नाम दिया है एक पेड़ मां के नाम। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। अभी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। और इस अभियान के अवसर पर
इन्होंने दिल्ली का जो बुद्ध जयंती पार्क है, यहाँ पर पीपल के पौधे को लगाया है। और इनके साथ साथ जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री है भूपेंद्र यादव और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ये भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सारथी 2.0, इसको अभी किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेबी के द्वारा। अभी जो सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसने भी पर्सनल फाइनेंस पर मोबाइल ऐप सारथी 2.0 पेश किया है। और इस सारथी 2.0 ऐप का उद्देश्य क्या है? तो इसमें साथियों फाइनेंशियल टर्म को क्या है कि आसान तरीके से समझाया गया है। साथ ही इस पर पूंजी बाजार के सभी जो प्रोडक्ट है इसके बारे में निष्पक्ष जानकारी भी दी गई है। बात करते हैं हम लोग सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि सेबी की। तो इसकी जो स्थापना है 1992 के अंदर हुई थी, लेकिन साथ ही इसका अधिनियम कब था? तो 1988 का। मुख्यालय इसका मुंबई के अंदर। और वर्तमान में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो माधवी त्रिभुज। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क करिएगा। अभी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 सिक्स लगाने वाले दुनिया के जो पहले बल्लेबाज है ये अब कौन बन गए? ये बन चुके साथी रोहित शर्मा। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब साथी जो रोहित शर्मा है, इन्होंने भी 472 इंटरनेशनल मैच में 600 सिक्स पूरे किए हैं। और इसी के साथ जो रोहित शर्मा है, ये आईसीसी टूर्नामेंट में 100 सिक्स जड़ने वाले पहले भारतीय बैटर भी बने हैं। साथ ही ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 600 सिक्स लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन है? तो जो क्रिस गेल है, जिनके नाम इंटरनेशनल क्रिकेट में कुल 553 सिक्स का रिकॉर्ड है, ये दूसरे स्थान पर है। अब एक बार साथियों हम लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने मई महीने के अंदर ही पढ़े हैं। जैसे कि जो महेंद्र सिंह धोनी है, ये आईपीएल के इतिहास में 150 मैच जीतने वाले पहले क्रिकेटर बने थे। अभी विराट कोहली, इन्होंने आईपीएल में 8000 रन पूरे करने वाले ये विश्व के पहले बल्लेबाज बने थे। तो दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। ये आज का साथी हम लोगों का आखिरी। हाल ही में भी लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं? ये वोट पड़े साथियों इंदौर लोकसभा सीट पर। आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। देखिए साथियों जो नोटा है इसका मतलब क्या है? तो मान के चलिए साथियों जो ईवीएम मशीन है, इस पर 4 दल है, जैसे कि एबीसीडी नाम के। और एक आप लोग इसमें ऑप्शन और रख लीजिए ई नाम का। और इस ऑप्शन में साथियों इनमें से कोई नहीं है। तो मान के चलिए अगर आपको इनमें से कोई भी पार्टी पसंद नहीं है तो आप लोग ई बटन पर क्लिक कर सकते हैं। और इसी को नोटा कहा गया है। और अभी जो नोटा है इस पर 2 लाख से अधिक वोट पड़े हैं, जो कि इंदौर लोकसभा सीट पर पड़े हैं। इसी के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की जो इंदौर लोकसभा सीट है, यहाँ से जो बीजेपी उम्मीदवार है शंकर लालवानी, इन्होंने सबसे अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीता है। और इन्होंने 11.72 लाख से अधिक वोटों के अंतर से ये चुनाव जीता है। इसके बाद जो इंदौर लोकसभा सीट है नोटा, इसको 21,08,674 वोट पड़े हैं, जो कि अब तक के इतिहास के नोटा को मिलने वाले सबसे अधिक वोट है। आप लोगों से ये और पूछ सकता है कि जो नोटा है इनमें से कोई नहीं विकल्प, इसे कब शुरू किया गया था? तो 2013 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। हालांकि साथियों इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था ये बिहार के गोपालगंज के पास था। और इसी का रिकॉर्ड तोड़ा है इंदौर लोकसभा सीट ने। यह आज का साथियों आपको क्वेश्चन नंबर डी है कि अभी वैश्विक यात्रा व पर्यटन सूचकांक 2024 में भारत जो है ये किस स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।